बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ हैं अरीज फातिमा और हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। चूँकि ईद उल अज़हा है, क़ुरबानी की ईद है, तो हमें याद रखना है उन तमाम लोगों को जो साहिब इस्तिताअत नहीं हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, हमारे करीब रहते हैं, हमारे महल्ले में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं। हमें उन तक भी पहुँचना है क्योंकि ये क़ुरबानी की ईद है। और साथ में हमने उन लोगों को भी नहीं भूलना जिन्होंने इस मुल्क के लिए क़ुरबानी दी है, जो आज भी हमारी सरहदों पर मौजूद हैं। अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद के मुहाफ़िज़, पाकिस्तान की समंदरी हुदूद के मुहाफ़िज़, पाकिस्तान की ज़मीन के, पाकिस्तान के बॉर्डर्स के मुहाफ़िज़, जिनकी वजह से आज हम बहुत सुकून से और बड़ी खुशी से ईद मना रहे हैं। तो लिहाजा आज का जो हमारा ईद का शो है और ये जो खुसूसी महफ़िल है, ये मारिका हक़ के शुहदा के नाम, मुजाहिदीन के नाम, गाजियों के नाम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह से जावेद ने भी आप लोगों को बताया कि आज की ये ईद, चूंकि ईद खुशी का मौका होता है और ये ईद चूंकि ईसार की है, कुर्बानी की है, और इससे अच्छी कुर्बानी, इससे अच्छा जज्बा क्या ही होगा जो आप अपनी जान तक अपने मुल्क पर वार कर दें, उस हुब्बुल वतनी का जज्बा। और हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तानी बहुत जिंदा दिल कौम है, इनके जो जज्बे हैं वो ऐसे जज्बे हैं कि उन जज्बों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। तो बिल्कुल आज का ये स्पेशल ईद का शो हमारे उन शुहदा के नाम, हमारे उन गाजियों के नाम कि जिन्होंने इस मुल्क की बका के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और इस मुल्क की सरहदों के लिए अपना तन मन धन सभी कुर्बान कर दिया। बेशक बेशक। और इस जो महफिल हमने सजाई है आज की खुसूसी, इसमें जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवा दें और फिर उनके साथ हम बातचीत को भी आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, शायरा भी हैं, राइटर भी हैं, मोहतरमा राशिदा माहीन मलिक। राशिदा साहिबा, आपको बहुत खुश आमदेद और आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। हमारी सरहदों पर हमारी हिफाजत करने वाले नौजवानों को, सिपाहियों को, फ़ौज को, हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारी एयर फोर्स को मोहब्बत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी अगली मेहमान साबिक सफ़ीर रही हैं, मोहतरमा नाइला चौहान। नाइला चौहान साहिबा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी इस पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की स्क्रीन पर, आप उनको देखते रहते हैं, तज्ज़ियाकार हैं मोहतरमा शहनीला अम्मार मसूद। शहनीला साहिबा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इस स्टूडियो से कई साल तक, वो बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस भी कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उनके तबसरे और तज्ज़िया आप देखते भी रहते हैं, दानिश्वर भी हैं, राइटर भी हैं, और हमारे तो बहुत अच्छे दोस्त, हमारे भाई मोहतरम अम्मार मसूद। अम्मार मसूद साहब, बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। और आपने कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक़ है, बहुत पुराना ताल्लुक़ है, लेकिन आज जिस तरह आप लोगों ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है तो मुझे यूँ लगा कि इस इदारे ने बहुत तरक्की की है और बहुत बेहतर, हमसे बहुत बेहतर लोग अब यहाँ पर हैं। आपको देख के खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, आप बाकमाल लोग हैं, आपसे हम सीखते रहे हैं। अम्मार मसूद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से करूँगा। एक तो खुशी है, हमें बहुत खुशी है, एक ख़ास माहौल के अंदर हम आज का जो ईद का दिन है वो हम गुजार रहे हैं। पूरी कौम खुश है, पूरी कौम खुश है, जज्बा है, एक इत्तेहाद का तसव्वुर है, तमाम कौम जो है वो इकट्ठी हो चुकी है। क्या कहिएगा? बहुत खूबसूरत जज्बा है और इस जज्बे का एतराफ़ करना उससे भी ज़्यादा हसीन, खूबसूरत, दिलकश बात है। देखिए, ये मार्का हक में जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की ना, उससे पहले बहुत सारे तसव्वुरात जो हमारे जहन में थे वो बातिल साबित हो गए। उससे पहले हम अपने आप को बहुत हाई रेट नहीं करते थे, शायद कोई एक नदामत, एहसास कमतरी का एहसास था, या हम समझते थे कि खित्ते की बहुत बड़ी ताकत भारत है, या फिर हम समझते थे कि अमेरिका तो, भारत इतनी बड़ी ताकत है, अमेरिका तो उन्हीं के साथ जाएगा, हमें तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इस मार्के में जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने फतेह मुबीन हासिल की, उसके बाद से यूँ लगता है कि जैसे सारी चीज़ें ही बदल गई हैं, लॉटरी सी निकल आई है यार हमारी। तो मुझे यूँ लगता है कि अब सारी दुनिया की तवज्जो हमारे पास है, हम एक बाहिम्मत, बावकार कौम के तौर पर दुनिया में शनाख्त होते हैं। हमारे हुक्मरानों की दुनिया में
تعریف ہو رہی ہے. ہماری افواج کے کارنامے جو ہیں دنیا کی ملٹری ہسٹری میں لکھے جا رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. معیشت کے حوالے سے اس کے بعد سے ہم خوشخبریاں ہی خوشخبریاں سن رہے ہیں. تو یہ صرف ایک فتح نہیں تھی, مجھے یوں لگتا ہے اس فتح کا تاثر, اس کا اثر آگے نسلوں تک جائے گا, اور یہ فتوحات کا سلسلہ ہے جو اللہ اس ملک کے حق میں مبارک کرے. بہت شکریہ, اور آمین آمین. بالکل نائلہ چوہان صاحبہ, جس طرح سے عمار مسعود صاحب نے بات کی کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل حالات ہی بدل گئے ہیں. ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پاکستانی موقف کی پذیرائی ہو رہی ہے, یعنی عالمی سطح پر, اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو موقف ہے اس کی بنیاد سچ پہ تھا. بالکل آپ نے درست فرمایا. ایک تو یہ کہ ہمارا موقف جو تھا وہ سچائی پہ تھا. ہم پہلے بھی سچائی پہ تھے اور مارکے ہم نے پہلے بھی کیے. دیکھیں ایم عالم نے جو کیا تھا دنیا میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. دیٹ واز ان کنونشنل وارفیئر. اور اب ہماری ایئر فورس نے اسی ٹریڈیشن کو جس طرح کیا ہے, دنیا ششدر رہ گئی, ان کو یقین نہیں آیا. تو جب ہم جو ڈپلومیٹس, پاکستانی ڈپلومیٹس ساری دنیا میں اپنی ہوسٹ گورنمنٹس کو بریفنگ دے رہے تھے کیا ہو رہا ہے, تو ایک بڑا سمپیتھیٹک ایئر تھا. نیو یارک میں آپ دیکھیں, آپ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے نان پرماننٹ ممبر ہیں. سب سے پہلے آپ نے یو این میں ایک ایمرجنسی میٹنگ بلوائی جب ہندوستان نے ہم پہ حملہ کیا, اور اس پہ ہم نے اپنا موقف بیان کیا. تو ہم نے اسی وقت ہی گراؤنڈ لیول کر لیا, اور ساتھ ہی ہمارے سفرا جو دوسرے ممالک میں, انہوں نے اسی طرح اسی جو ہے بریف کو آگے شیئر کیا. تو جب ہندوستان کی ٹیم گئی, ششی سرور کی آپ بات سن لیجیے کہ جب وہ کولمبیا گئے تو وہ اپنا رونا رونے گئے تھے. انہوں نے ان کو پاکستانی شہداء کے لیے تعزیت کی, تو وہ ندامت سے جو ہے وہ شرابور تھے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا دور چل کے آئے وہ اپنے جھوٹ کو پھیلانے, اور اگلوں نے بجائے ان کے جھوٹ کو ایکسپٹ کرنے کے آپ کے شہداء کے لیے جو ہے وہ تعزیت کی. کیونکہ آپ ہمیشہ حق پہ رہے ہیں. بالکل آپ جیسا انہوں نے فرمایا, پہلے اٹ واز پرسیو پاکستان چھوٹا ملک ہے. آپ کی جب آزادی ہوئی تو آپ انڈو پاک کی بات کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب افغانستان میں سوویت یونین آیا اور اس کے بعد امریکہ آیا, آپ نے ایف پیک کر دیا, ہائفنیٹ کر دیا افغانستان کے ساتھ. تو دنیا کو پاکستان کی پرسپشن ختم ہو گئی تھی. اب ہم مودی صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک تو کشمیر کو انٹرنیشنل سکرین پہ دوبارہ لے آیا. ہم لا رہے تھے, یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پہ وہ تھی, لیکن انڈیا ہمیشہ کہتا تھا یہ انٹیگرل پارٹ ہے, اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوگی. اب وہ خود یو این میں گئے ہیں اور وہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں, تو انہوں نے ہمارے کام کو آسان کر دیا. جہاں تک ہمارے شہداء کی, اب جیسا کمپیریزن ہو رہا تھا, اور بہت سارے جو ہیں اینالسٹ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو جذبہ ہے, جو ہمارے جوانوں کا جذبہ ہے, جو ہمارے فورسز کا جذبہ ہے, جو ہمارے عوام کا جذبہ ہے, وہ دنیا کی کوئی طاقت بیٹ نہیں کر سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. So even if Indians had رفال جو تھا بڑا انوینسیبل جہاز تھا, لیکن وہ اپنے اڑنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا, کیونکہ ان میں وہ جذبہ نہیں تھا. ہم کیونکہ حق پہ تھے, حق میں جو آپ کو سٹرینگتھ ملتی ہے, جو آپ نعرہ تکبیر کہتے ہیں, وہ جو آپ کو طاقت دیتی ہے, وہ دنیا کی کوئی اور چیز آپ کو طاقت نہیں دے سکتی ہے. شہنیلا, آپ کے پاس میں آؤں گی, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا امیج دنیا بھر میں تبدیل ہو گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے اپرچونٹیز کی بہت بڑی ونڈوز جو ہیں وہ اوپن ہو گئی ہیں. گو کہ ہم اس وقت دنیا کو بتا رہے ہیں بھارتی جارحیت کے خلاف ہم اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں, بڑا زبردست طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. پھر ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر سے ٹیبل پر آ گیا ہے, تو آپ اس ساری سچویشن کو کیسے سم اپ کرتی ہیں, آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کہ انڈیا جو تھا, جس وقت اس نے پاکستان کے اوپر جارحیت کی, اور اس نے ایک فال آپریشن تھا جو کیا, اور اس کے بعد پاکستان کو بلیم 15 منٹس
कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, पाकिस्तान को ब्लेम कर दे। तो पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा था कि हम तो तैयार हैं, आए इन्वेस्टिगेशन करवाएं, अगर हम होंगे मुलविस तो सामने आ जाएगा। तो इस वजह से वो तो उसने हमारे ऊपर जारियत की, हमारे सिविलियन को शहीद किया, तो दुनिया में उसको कहीं पे भी उसके मौकिफ की पजराई नहीं, उसके साथ नहीं खड़ा था। आप देखिए हमारे साथ पहले दिन से टर्की हमारे साथ खड़े थे, चाइना हमारे साथ खड़ा था, अजरबैजान अपनी फौज हमें देने के लिए तैयार थे, सऊदी को मान तारीफ कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के साथ अब ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें थी। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान ने पाकिस्तान जो है पहल करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि हम तो चाहते ही हैं कि हमारे मुल्क की मैशत बेहतर हो, हम तो ये चाहते हैं कि हम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात, हम कनेक्टिविटी की बात, हम क्यों जंग की तरफ जाएंगे? यहाँ दहशतगर्दियों, इसी चीज को अब आप बिलावल भुट्टो जो हैं वो न्यूयॉर्क गए हैं, जाके वो बात कर रहे हैं, तो दुनिया हमारे मौकफ को मान रही है। पाकिस्तान को फारती कामयाबी इसलिए मिली, अमन पसंद कौम है और हम तैयार थे हर तरह की इन्वेस्टिगेशन। इंडिया में नहीं था। फिर उनकी जो मीडिया था, जितना उसने झूठ बोला, हमारी पाकिस्तानी कौम को बहुत चंद मौके कौम मुत्तहिद होते हैं। ये था बुनियानुल मरसूस के जिन पूरी कौम हम कुछ अरसा पहले जो हम एक पोलराइजेशन महसूस कर रहे थे, वो भी दिया। राशिदा साहिबा, आप बताइएगा, आप जरूर इस पर बात कीजिएगा, लेकिन आप तो जाहिर है शायरा भी हैं, आप तो लिखती के हवाले उस्ताद हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो पहली बात नहीं थी, मगर जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका जो जज्बा था काबिल दीद था, पाकिस्तान से मोहब्बत, जो पेट्रियाटिज़म उभर के आया। कायदे आज़म बाबाए कौम का जो कॉल है, ईमान, इत्तेहाद, इस वक्त ईमान हमारे जवानों के अंदर, तंजीम, इत्तेहाद। तो मैं बहुत खुश हुई अपनी यूथ को देखकर कि वो किस तरह गैदर्ड हो गए हैं। पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे सोशल मीडिया या इस तरह से उनकी तरबियत के हवाले से हम फ़िक्रमंद थे। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती थी कि अभी 3-4 सालों से जो जनरेशन आ रही है, वो उसको कंट्रोल करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मगर अभी 10 मई के बाद मैं देखती हूँ कि यकायक ऐसी तब्दीली आई उनकी सोच में, उनकी फ़हम में, कि हमारा जो नौजवान है 18 से 22 साल तक की उम्र के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, लड़के लड़कियां बहुत पैशनेट थे, हौसलामंद थे, वतन से मोहब्बत, सारा ऐसा इकट्ठा हो गया। मैं कहती हूँ कि ये होना नहीं चाहिए था, कि ये जंग हमें पसंद नहीं है, लेकिन इस एक वाक़ये ने भारत की बदमाशी समझ लें, उसकी वजह से हमारी कौम को मुत्तहिद कर दिया। और हम अपने नौजवानों पर फ़ख्र करते हैं, चाहे वो हमारे तालिब इल्म हैं, चाहे वो हमारे सिपाही हैं, हमारे एयर फोर्स के अफसरान हैं। मैंने बनियानुल मरसूस के हवाले से ख़ताबंद अमार साहब भी बैठे हुए हैं। तेरी परवाज़ है सद गैरत बाले जिब्रील, तेरी परवाज़ है सद गैरत बाले जिब्रील, तेरा पैगाम जहानों में है रिश्क इंजील। शौक़ है शौक़ शहादत तेरा बनियानुल मरसूस, कार फरमा तेरे हर कौल में हुस्न तरतील। बहुत शुक्रिया। तो मैं ये समझती हूँ खुशी जो है वो ईद की खुशी वो डबल हो गई है, बल्कि ट्रिपल हो गई है, कि हम फतहमंद हुए और हम सुरखरू हुए। जज्बा ईमानी, जज्बा शहादत जो हमें
ہماری اسلام کی تعلیمات میں ہے، اس وجہ سے ہم سرخرو ہوئے، ورنہ پاور، اسلحہ، بارود یہ سب کے پاس ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، ایٹامک پاور دونوں تھیں۔ ایک چیز جس نے ہمیں حوصلہ دیا وہ ہمارا ایمان تھا، جذبہ شہادت تھا۔ جذبہ شہادت۔ اب چلیں تھوڑے سا لائٹ گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ اب عمار مسعود صاحب، شہنیلا، آپ کو تو ہم نے عید کے دن بلا لیا، تو عید کیسے گزرتی ہے؟ ہم نے کتنا ڈسٹرب کیا آپ کو یہ بھی بتائیے گا، لیکن آپ کا شکریہ بھی کہ آپ نے ہمیں بھی یاد رکھا، ہم نے بھی آپ کو یاد رکھا، لیکن آپ نے بھی ہمیں عید کے روز یاد رکھا۔ آپ بار بار مجھے بولنے کا کہہ رہے ہیں اور ساتھ میری اہلیہ بیٹھی ہیں۔ بیویوں کے سامنے بولنے کی روایت ایشیائی مردوں میں نہیں ہے، تو لیکن آپ مجھے ایک مشکل وقت میں ڈالیں۔ پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ اس آرگنائزیشن سے میرا رشتہ بہت پرانا ہے اور بچپن سے ہم کسی نہ کسی صورت میں اس سے وابستہ رہے ہیں۔ اس ادارے کا میرے دل میں بے انتہا احترام ہے۔ اس ادارے نے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے، تہذیب دی ہے، تمدن دیا ہے، کلچر دیا ہے، زبان سکھائی، اور اتنے احسانات ہیں اس ادارے کے قوم پر، مجھ پر ذاتی طور پہ، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم عید کی خوشیاں آپ کے ساتھ نہ منائیں؟ یہ تو آپ کی بات ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کیسے مناتے ہیں؟ عید ویسے ہی مناتے ہیں جیسے باقی سارے لوگ مناتے ہیں، خواتین گوشت سے بچتے ہوئے اور مرد گوشت کے ڈھیر میں چھلانگ لگاتے ہوئے، تو وہ اس طرح عید گزرتی ہے۔ ظاہر ہے جس طرح اسلامی گھروں میں قربانی کا ماحول ہوتا ہے وہی سب کچھ اس طرح لیکن ہوتا آخری ہے۔ منازل تو پھر وہیں پہ طے ہوتی ہیں۔ وہیں پہ آگے تک ہوتے ہیں۔ شہنیلا، آپ کی باہر سے گھر ہی آتا کیا ہے۔ عید کی روٹین ہوتی ہے، اور جو ان کا شکوہ ہے کہ خواتین سے ڈر لگتا ہے، وہ کتنا بجا شکوہ ہے؟ نہیں، یہ تو ہر پاکستانی مرد کی نا ایگزیجریشن ہے۔ آپ جس بھی پاکستانی مرد کے پاس بیٹھ جائے وہ یہی ہماری کہے گا کہ نیشنل جی ایگزیجریشن بن میں گیا بیوی سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ اور عید جو قربانی والی ہے نا، یہ عمار کی فیوریٹ عید ہے، کیونکہ عمار کو گوشت سے محبت ہے۔ یہ عام دنوں میں بھی تو خود بکرا منڈی جاتے ہیں بکرے پسند کرنے کے لیے، وہ لے کے آتے ہیں، پھر جو عید والے دن خود میں ہوتے ہیں، گوشت کے ڈھیر میں ہوتے ہیں، چھلانگے لگا لگا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں گوشت کو دیکھ کے، پھر بنانا بھی میرے اوپر گوشت اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، وہ خوش اسلوبی سے۔ بات یہ ہے کہ اس دفعہ بکروں آپ بکرا پسند نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں بکرا آپ کو پسند کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی کیا صحیح کہہ کہنے رہے ہوئی ہیں آپ؟ لیکن پھر اس سے اگلا سفر بھی تو ہوتا ہوگا نا، کوکنگ اس سے کے اگلا بھی ایک معاملات۔ سفر ہوتا ہے کوکنگ کوکنگ بھی کا۔ عمار کو بہت پسند ہے، کوکنگ بھی عمار کو یہ تو بہت عمار پسند صاحب ہے۔ وہ ساری ذمہ داریاں اور آپ نے عمار سنبھال لی اس ہیں، دن- عید کے روز آپ نے جی سنبھال جی لی جی ہیں۔ عید کے روز کوکنگ بھی کرتے ہیں۔ مجھے cooking برتن بھی۔ دھونے کا بہت شوق اور کوئی شوق ہے عمار صاحب؟ وہ میں پوچھنا چاہ رہی ساری تھی، باتیں بتا دیں۔ عمار صاحب میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے اور بھی شوق ہیں؟ شہنیلا، آپ تجزیہ کرتی برتن ہیں میں ہمارے۔ نہیں دھلواتے، برتن میں نہیں دھلواتے۔ نہیں، اس کی وضاحت ہو گئی۔ جی نائلہ صاحبہ، آپ فرمائیے گا کہ عید کا دن تو ظاہر ہے بڑا مصروف اور آپ بھی کیا کسی سے برتن دھلواتی ہیں؟ خاندان، بچے، رشتہ دار سب آتے ہوں گے ظاہر۔ بالکل جاوید صاحب، دیکھیے میری زیادہ عیدیں تو باہر ہی گزری ہیں۔ جی ہاں، بالکل بالکل، آپ کی ذمہ داریاں جو تھی ذمہ داریاں تھیں، بطور پر سفیر۔ اس میں یہ ایک بڑی خوبصورت ذمہ داری تھی کہ میرا وہ رول تھا جیسے میں سب کا گھر ہوں، کیونکہ کمیونٹی آپ کی جو باہر ہوتی ہے، ڈائسپورا، وہ ایسے مواقعوں پہ اپنے گھر کو بڑا مس کرتے ہیں۔ سو میرا یہ آئی ووڈ ٹیک دس رسپانسبلٹی آن ٹو مائی سیلف کہ میں عید کا وہ ماحول ان کو دوں جو اپنے گھروں سے دور ہیں، جو اپنے گھروں پہ عید نہیں منا سکتے، کہ یہ ایک گھر ہے اور ہم سب اکٹھے ہیں۔ سو اس میں جو ہے وہ بکرا بھی ہوتا تھا، باربیکیو بھی ہوتا تھا۔ میرے خیال میں عمار صاحب، ود ڈیو رسپیکٹ،
یہ عید کا جو بڑی عید کا دن ہوتا ہے یہ مردوں کا پروپیگنڈا ڈے ہوتا ہے بیکاز جو اصلی کام دیکھیے گوشت چانپے کٹوانا اس کی آپ نے سارا انڈر کٹ کا روسٹ بنوانا ہے یہ کرنا ہے وہ ساری خواتین کرتی ہیں بٹ میرینیشن بھی خواتین کرتی ہیں مرد دے جسٹ لک گڈ کہ وہ باربیکیو پہ کھڑے ہیں اسکروز لے کے کہ باربیکیو کر تصویروں ویڈیو بنا رہے کہ ہم جی سارا کر رہے ہیں جو بیچاری پیچھے سارے کام کروا کے ساری چیزیں سیٹ کر کے ان کو پکڑا دیتی ہے کہ ٹو لک گڈ تو بہت سے مرد کہتے ہیں ہاں وی لو ڈوئنگ باربیکیو مرد ہمارے بڑے اچھے ہیں سال میں ایک دن ہوتا ہے جس میں انہوں نے یہ وہ اچھے ہوتے ہیں سال میں ایک دن ہوتا ہے بات یہ کہ میجورٹی پاکستان میں نا خواتین ہی یہ کام کرتی ہیں یہ ایکسیپشنل کیس ہے ایکسیپشنل کیس ہے کہ جہاں پہ یہ سارے کام نہیں ہو رہا کہ اب بات میری تعریف کے مرحلوں سے آگے گزر گئی ہے یہ اور کوئی مرحلہ شروع ہو گیا یا ابھی پہلے والی کہانی چل رہی ہے اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں ہمارا بڑا بھائی جو ہے وہ اس کو بہت شوق ہے عمار کی طرح اچھا وہ سارا قربانی کا گوشت حصے کرے گا بانٹنے کا پھر گھر کا حصہ اور پھر وہ خود پلاؤ بھی بنا رہا ہوتا ہے ہاں چانپے بھی فرائی کر رہا ہوتا ہے ہم سب امی کے گھر جاتے ہیں بہنیں ہم سب بیٹھی ہوتی ہیں وہ کوکنگ کرتا ہے اور وہ ٹیبل بھرتا ہے ہر چیز مطلب وہ کسی کو کہتا ہے کوئی کچن میں نہ آئے میں خود کر رہا ہوں بڑا بڑا ہیرا ہے یہ تو بہت اچھا شہریلا عید کی تیاریوں میں کیا چیز سب سے زیادہ شامل ہوتی ہے اور اس عید پہ کیا تیار ہونے کا موقع بھی ملتا ہے یا بس اسی طرح سے اسی روٹین میں بتایا کہ زیادہ ذمہ داری تو عمار نے تو پھر آپ تیار ہونے کا تو اس کا مطلب ہے عمار تیار نہیں ہوتے عمار صرف نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھ کے وہ کے لیے تیار ہوتے پھر واپس آ کے وہ اپنا روپ دھار لیتے ہیں بدل لیتے ہیں اور وہ کسائیوں والے روپ کے اندر آ جاتے ہیں کسائیوں کے لیکن اس سے تو آپ کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہوگی نا یہ تو بڑی اچھی بات بھی ہے ایک طرح سے اور میرا خیال ہے آپ میسج بھی دیں ان تمام مردوں کو جو بڑی عید پہ صرف کھانا پسند کرتے ہیں کچن میں جانا بالکل پسند نہیں کرتے ان کے لیے رول ماڈل ہے عمار جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے وہ پیغام سب کو نہ نہیں دیکھیں جو ہم پہ گزرے تھے رنگ سارے ہمیں نا اپریشیٹ کرنا چاہیے ان تمام مردوں کو جو اپنی وائف کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں کچن میں جا کے کام کرتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے یہ صرف خواتین کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ وہ کچن کو دیکھیں اگر مرد کچن میں جا کے کام کرتے ہیں تو کوئی ایسی قابل مذمت چیز نہیں ہے خوشی سے جا کے کرنا چاہیے نا آپ کو اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے ایسا سوسائٹی کے اندر لیکن میں جاوید صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں ایک آن اے سیریس نوٹ نا میں یہ جو ہماری سوسائٹی میں رواج ہے نا کہ گھر گھرستی کا کام ہے گھر صاف کرنا ہے یا کچن کا کام کرنا ہے یا باقی سارے کام ہے یہ خاتون کی ذمہ داری یہ بالکل غلط بات اگر آپ نے اس مقصد کے لیے شادی کرنی ہے تو آپ کو بالکل نہیں کرنی چاہیے آپ کو کوئی میڈ ہائر کر لینی چاہیے وہ یہ سارے کام کرے ایک سوال جاوید صاحب آپ سے بھی میں کرنا چاہتی ہوں آپ کتنی کوکنگ کرتے ہیں یا صرف شوز ہی کرتے ہیں عید کے والے دن آ کے اور وہ بھی گھر والوں کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ عید والے دن بھی شوز اریج یہ بات تو آپ نے بالکل درست کہی اور میں ذرا ان معاملات میں سست ہوں صرف اسی وقت کام کرتا ہوں جب بچے یا فیملی گھر میں نہ ہو اور وہ کہیں گئے ہوں رشتہ داروں کے ہاں گئے ہوں یا اپنے ننیال گئے ہوں تو اسی صورت میں مجبور ہوتا ہوں پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے ورنہ ان معاملات میں بڑا کاہل ہوں یہ اسی وقت کام کرتے ہیں جب کام پڑ جاتا ہے جب کام پڑ جاتا ہے جب سر پہ آ جاتی ہے جب سر پہ آ جاتی ہے لیکن بہرحال یہ ہے جوابی سوال کر سکتے ہیں ان سے نہیں اریج تو میرے خیال میں کچھ کرتی ہیں تو کرتی ہوں ہاں لازمی بہت کام کرتی ہوں گی لیکن یہ گفتگو بہت اچھی اور مزے کی جاری ہے لیکن ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں عمار مسعود صاحب ایک جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ جو تھے وہ سوشل میڈیا پر بھی اور آن گراؤنڈ بھی مایوسیاں بھی پھیلاتے تھے نیگیٹیوٹی بھی پھیلاتے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پورے کرائسس نے جو ایک ٹینشن ہوئی بھارت کے ساتھ ہماری
पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया और फिर आज हम सब इस ईद के दिन भी पूरी कौम जो है उसको सेलिब्रेट भी कर रही है। नेगेटिविटी को ख़त्म करना है हमने, और ये जो एक माहौल हमने बना दिया है इत्तेहाद का, मुत्तहिद होने का, इसको हमने कंसोलिडेट भी करना है। बिल्कुल दुरुस्त है आपने कहा। देखिए जावेद, बिल्कुल नेगेटिविटी थी इस समाज में, बहुत ज़्यादा मनफियत थी, और यूँ लगता था कि जैसे लोग हर चीज़ से बेजार आए हुए, जैसे हर चीज़ के ख़िलाफ़ लोग बात करना चाहते हैं, और वो जो हमारे जहनों में तसव्वुरात थे उन सबको तोड़ना चाहते हैं। और फिर उसके बाद ये बयानुन मरसूस एक मार्का हक हुआ, इससे सब कुछ बदल गया। ठीक है, उसमें वो सोशल मीडिया जो नेगेटिविटी फैलाता था और गालम गलोच पे रहता था, वही देखिए कि उसने इंडिया को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। वो मीम्स बना बना के उनकी वो मट्टी पलीत की है आपने। लेकिन इसका मतलब है कि हम कोई खौफज़दा होने वाले लोग नहीं हैं। हालांकि दुनिया की इतनी बड़ी ताकत थी इंडिया, और हमें खौफज़दा कोई बंदा यहाँ पे खौफज़दा नहीं है। लोग सड़कों पे वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो भत उड़ा रहे हैं इंडिया की। तो उससे पता चलता है कि वही तबका, वही नौजवान, अगर उसको कोई चीज़ दुरुस्त सिमत में मिले तो दुरुस्त कर सकता है। मैं इसका एक नतीजा निकालता हूँ। देखिए, अफवाज पाकिस्तान हो, पाकिस्तान का मीडिया हो, नौजवान हो, ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो, हम सब की सोच का महवर एक है, और वो ये धरती पाकिस्तान है। पाकिस्तान हम सब की रेड लाइन है। हमारे आपस में सियासी इख्तलाफ भी हो सकते हैं, समाजी इख्तलाफ भी हो सकते हैं, लिसानी इख्तलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान पर बात आती है या पाकिस्तान पर ज़ख् आने लगती है तो फिर हम सारे, एक शख्स नहीं, सारा मुल्क इस वतन का सिपाही बना होता है, और हम हर तरह से अपनी अपनी बिसात के मुताबिक इस वतन का दिफा कर रहे होते हैं। और अगर हमारी बिसात ये नहीं है कि हम इसका दिफा कर सकें, तो जो दिफा कर रहे होते हैं हम उनका हौसला ज़रूर बढ़ाते हैं, उनकी तारीफ़ ज़रूर करते हैं, उनकी अज़मत के गीत ज़रूर गाते हैं। ये मुझे यूँ लगता है कि ये हमारा फ़र्ज़ अव्वलीन है। और कभी भी, ये तो इंडिया ने इस दफ़ा हरकत की ना, और उन्हें बहुत अच्छा सबक मिला है इसके हवाले से। सारी दुनिया को एक बात पता चल गई है कि पाकिस्तान इस कौम की सोच का महवर है। इसके ऊपर बात आएगी तो ना अफवाज पाकिस्तान किसी का लिहाज करेंगी, दुश्मन उनसे चाहे कितना ही बड़ा हो वो उसका लिहाज नहीं करेंगे और उसको इबरतनाक शिकस्त देंगी। ये नौजवान नस्ल जो सोशल मीडिया बैठी हुई, यही सिपाही बनेंगे, और यकीन मानिए वो बने हैं, वो बच्चे। बने, और उन्होंने इस तरह पाकिस्तान के नजरिए को, नरेटिव को आगे बढ़ाया है कि हमारा सर उन्हीं बच्चों पे जिनके हम क्रिटिसाइज करते थे, उन बच्चों के कारनामे देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। तो इस महवर को और इस मकसद को अगर हम याद रखेंगे तो वो माशरे में से, इस समाज में से मनफियत ख़त्म हो जाएगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा असबात की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही। यानी शनीला के क्राइसिस के अंदर हम और रेजिलियंट कौम बन जाते हैं। और हमने देखा इस कशीदगी के दौरान कि हर शख्स ने जो जहां मौजूद था, जिस शोबे में था, उसने बड़ी कमिटमेंट के साथ काम किया। इसकी आप मिसाल ले लें, जैसे अम्मार भाई कह रहे थे कि भले सोशल मीडिया हो, भला मेन स्ट्रीम मीडिया हो, या फिर बयानिए की जंग हो, या फिर सिफारती सतह पे हो, हर शख्स ने कमिटमेंट के साथ काम किया। देखिए, पूरे पाकिस्तान ने कमिटमेंट अपनी दिखाई है। हमें वो लोग भी नज़र आए हैं कि जब वहाँ पे मिसाइल दागे जा रहे थे तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे, नौजवान बैठे हुए थे, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए थे। बार बार मीडिया के ऊपर चल रहा होता था कि पाकिस्तान पे ड्रोन आ रहे हैं, तो हमारे लोग नहीं घबरा रहे थे, वो बाहर निकल के देख रहे थे कि ड्रोन कहाँ पे हुए हैं। हम पे हमला जहाँ जहाँ पे हुए, हमारे लोग फ़ौरन वहाँ पे पहुंचे देखने के लिए कि किसी की हेल्प करनी है कि नहीं हमने। और आप ये देखिए जावेद कि हमें 77-78 साल हो गए पाकिस्तान को बने, हर दफ़ा हमारे ऊपर क्राइसिस आए हैं, लेकिन ये कौम निकली है। ये कौम कभी मायूस नहीं हुई, इस कौम ने कभी भी गिव अप नहीं किया है। हम नए सिरे से हमेशा उठते हैं। ये वही पाकिस्तान था कि कुछ टाइम पहले कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, आपके साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहता, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन आएगा। लेकिन अब वही पाकिस्तान है, उसका इमेज चेंज हो चुका है। यानी कि हम क्राइसिस से निकले, हम इकोनॉमी के क्राइसिस से निकले हैं, हम अब दहशतगर्दी के क्राइसिस से भी इंशाल्लाह जल्द ही निकल आएंगे। जिस तरह की हमारी अफवाज पाकिस्तान जो कुर्बानियां दे रही है, मेहनत कर रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं।
क्योंकि हम हमेशा आगे की तरफ देखते हैं। ये जरूर है कि हमारे माशरे के अंदर कुछ तबकात हैं जो इस पोलराइजेशन को बढ़ाते हैं, जो मायूसी पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी नहीं है। अक्सरियत अभी भी अपने मुल्क के साथ मोहब्बत कर रही है, वो चाह रही है कि हमारा मुल्क आगे जाए, तरक्की करे। इसी वजह से जब ये जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है तो आपने देखा पूरी कौम साथ थी, चाहे अफवाज पाकिस्तान या मीडिया की तो हम बात करते हैं, हमारे गली मोहल्ले, हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बहनें, जो जहां पे था ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्होंने ये जंग लड़ी है, हर जगह पे बैठ के वो जंग लड़ी है। इसलिए तो सब हैरान होते कि हम डरते क्यों नहीं, क्योंकि हम डरते नहीं हैं। जब हमारे ऊपर कोई जारियत होगी, जैसे हम दहशतगर्दी का हमने मुकाबला करके खत्म करने की कोशिश करी, जब भी जारियत होगी आपको ये कौम बुनियानुल मरसूस यानी सीसा प्लाई हुई दीवार की तरह नजर आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। नायला साहिबा, अब अगर हम देखें कि इस पूरे क्राइसिस के अंदर एक तो बयानिए की जंग थी, एक मैदान की जंग थी और एक सिफारतकारी की जंग थी, आपने इन तीनों को किस तरह से देखा? मैदान में तो हमने साबित किया, लेकिन बयानिए की अगर जंग देखें तो हमारे जो लोग थे, हमारे जो हुकूमती ज़ुआमा थे, वो दुनिया के मीडिया के लिए अवेलेबल रहे। हमारे सफारतकार, हमारे वज़ीर ख़ारजा, हमारा पूरा वज़ारत ख़ारजा, वो 24 घंटे काम करते रहे और पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने वो रखते रहे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। असल में अगर मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ये एक 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रहा था और इसमें रॉ का बड़ा रोल था और यहाँ पे वो मायूसी फैलाने की कर रहे थे। और मेरे अंदाजे से ये जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ, इसको भारत ने या इंडिया ने मिस कैलकुलेट किया। उन्होंने वही रॉ की जो इन्फॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान डिसरे में है, मायूसी में है, इकोनॉमी शैम्बल्स में है, हुकूमत और अवाम में गैप है, सिविल और फोर्सेस में गैप है, ये मौका स्ट्राइक करने का। तो उनको मुंह की खानी पड़े, क्योंकि रॉ बहुत ही जो है वो खबासत से काम करता है, लेकिन उनके वो कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट। उन्होंने जो गार्बेज फीड किया उसका फिर नतीजा ये हुआ कि इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। और रॉ यही काम कनाडा में कर रहा था। आप देखिए उन्होंने वहाँ पे भी मर्डर्स किए, यूके में किए, यूएसए में कर रहे थे, सारी दुनिया में वो जो फैल रहे थे जिस तरह से, वो उन्होंने मतलब अपनी असलियत भूल गए हुए थे। सो इसलिए जब उन्होंने पहलगाम की जो फॉल्स फ्लैग था तो एकदम वो झूठ का जो है ना वो बाहर आ गया। और पाकिस्तानी कौम हमेशा से इकट्ठी रही है, हमेशा से। आप देखें चाहे 65 वॉर थी, इवन 71 वॉर और 2019, इन सब में आप देखें पाकिस्तानी कौम इकट्ठी थी। 2019 में जब आपने चाय पिलाई थी तो इस वक्त हम बिरयानी की बात कर रहे थे कि चाय शायद काफ़ी नहीं है, हम बिरयानी खिला देंगे। सो वो जो नैरेटिव की वॉरफेयर थी ना, उसमें उनको बहुत मार पिटी। और फिर उनका नैरेटिव इतना एग्जैजरेटेड था कि जी लाहौर पोर्ट पे जो है हमला हो गया, तो हम सारे पाकिस्तान में मजाक कर रहे थे कि पहले हम पोर्ट बनाते फिर ये बात करें। कराची पे हमला हो गया, इस्लामाबाद में तबाही मच गई। किस तरह से झूठ, वो इतना बेबुनियाद था ना कि उसके झूठ के पैर नहीं होते। आपने सच्चाई से किया, ईमान से किया और अपने मुल्क और अपने अल्लाह ताला की मोहब्बत में किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सो आप डरना तो दूर की बात है, यहाँ तो जैसा मीम्स की जंग हो रही थी, मजाक चल रहे थे, बड़ा इत्मीनान था जो आपको आपका ईमान देता है। बिल्कुल ठीक। तो जो ईमान का इत्मीनान है वो कोई और उसका मुकाबला कर नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और इसलिए हमारे डिप्लोमेटिक भी बड़ी सक्सेस हुई। आप अगेन कमिंग बैक टू शशि थरूर, उन्होंने कितने 16 मिशंस भेजे, इट डिडंट वर्क। लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर साहब गए शुक्रिया अदा करने उन दोस्तों का। पहले आपके फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना गए, उन्होंने चाइना का शुक्रिया अदा किया। फिर आप तुर्की गए, अज़रबैजान गए,
ताजिकिस्तान में आप ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस की Conference ग्लेशियर में, वो वाटर की कि इंडस वाटर ट्रीटी जो एक बेसिक ह्यूमन राइट है पानी का, उसको ये किस तरह से जो है एब्रोगेट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रीटी देखें जावेद साहब, उसमें एब्रोगेशन का कोई है आर्टिकल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक। उसके जो है टर्मिनेशन का कोई आर्टिकल नहीं है, उसमें सिर्फ है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन, सही, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो। इसके अलावा उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही। इन्होंने थर्ड ऑप्शन निकाली। अब आप अपर रिपेरियन स्टेट है, आप लोअर रिपेरियन को सता रहे हैं, सही, तो आप भूल गए कि आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, आपके ऊपर भी एक अपर रिपेरियन स्टेट है, और अगर वही आपको गिव यू योर ओन मेडिसिन, बिल्कुल ठीक, फिर आप कहाँ जाएंगे? बिल्कुल कहाँ सही। जाएंगे? और चीन ने यही कहा। हाँ, अब वो आप देखिए तिब्बत के थ्रू जो पानी आ रहा है, जो उनको ब्रह्मपुत्रा में जाता है, बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ कर लेते हैं। हाँ। अगर आप समझते हैं कि हक बजानब है और आपको ये हक है कि आप इस तरह की फजूल हरकतें करें, तो फिर और आपको उसी अंदाज में जब डील करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, ये तो कौमी सलामती के मसाइल हैं, देखिए ना, ये इंटरनेशनल लॉ का है, बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ, इट्स अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अगर आप वायलेट करेंगे तो दूसरे फिर आप अपने आप को डिफेंड दूसरों से कैसे करेंगे? ऐसे। भारत ये भूल गया। तो उन्होंने आपके साथ ये जो वाटर की बात करें, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में गए, बिकॉज ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। पानी की जो है वो क्या ग्लोफ कह रहे हैं कि ग्लेशियर लेक्स जो बन रही हैं उनके आउटबर्स्ट हो रहे हैं, उनके लिए हमें इकदामात करने हैं। बिल्कुल सही। हमें अपने पानी की रिसोर्सेज को जो है बचाना है। हमारे जो डैम प्रोजेक्ट्स थे उनको हमने कंटिन्यू करना है। सो आपकी हुकूमत ने इसको बड़ी संजीदगी से लिया है, बिल्कुल ठीक, और क्योंकि आपने संजीदगी से लिया और आपकी आवाम ने जो है, आपकी अफवाज ने जो है, जिस तरह से एक होके जो सीसा पिलाई दीवार बने बिल्कुल। आप, तो भारत मोदी साहब को तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल करियर की खुदा हाफजी हो वो चुकी अंदर है। भी, मुल्क के अंदर भी यही बात हो रही है और उनकी ऑपोजिशन भी क्योंकि ये आप बात कर रही है, देखिए बिल्कुल जब वो दुरुस्त है ये। रियाद गए हुए थे और वो कट करके विजिट वापस आए बिल्कुल। कि पहलगाम हो गया, लेकिन हजरत पहलगाम नहीं गए, बिहार गए। बिहार चले गए और अब भी वो इलेक्शन की उसमें मामलात तो में जो है उनका वो झूठ तकरीरें जो किए है, जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। उनका जो झूठ है वो वाजे हो गया। वाज़े हो गया, जबकि बिल्कुल सही। आपकी जो हुकूमत है, आपकी जो अफवाज है, आपने पहले उन्हें कह दिया था कि हमारे साथ डोंट टेक अस लाइटली, अगर आप कुछ करेंगे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल सही, और यही कहानी आप जावेद देखिए 1998 में भी हुई थी, बिल्कुल ठीक, जब उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उस वक्त भी वो डिप्लोमैट्स सारी दुनिया में हम जाके कह रहे थे प्लीज स्टॉप इंडिया फ्रॉम इट्स टेस्ट, दे शुड रोल बैक, अदरवाइज साउथ एशिया विल बिकम अ न्यूक्लियर और जोन। आप दुरुस्त कह रही हैं, भारत के साथ हम कर्ज नहीं छोड़ते, हम उनको जवाब फिर जो है दुगना देते हैं। वो 5 धमाके करेंगे, हम 6 करेंगे, वो जो है कौवा मारेंगे, दरख्त गिराएंगे, हम उनका जहाज गिराएंगे, पायलट पकड़ेंगे और फिर हम उनके जहाज भी गिराएंगे, और जो हमने उनके साथ किया, तो हम वो कर्ज नहीं छोड़ते। राशिदा साहिबा, आप बताइए, आप कुछ हमें सुनाइए। इस वक्त एक जज्बा भी है, एक स्पिरिट भी है, कुछ तरन्नुम से भी आप सुनाइएगा हमें। अच्छा, मैं सरायकी आना मुल्तान ते सरायकी एच अपने अफवाज पाकिस्तान दे वास्ते समझो एक दुआ है पाकिस्तान वास्ते मोहब्बत विच लिखी हुई। साडा प्यार सलामत रहवे, सोना यार सलामत रहवे, असा जगते जीवू कट्ठे, हौले हौले मट्ठे मट्ठे, असा जगते जीवू कट्ठे, हौले हौले मट्ठे मट्ठे, असा प्यार पहाड़े रट्टे, साडा प्यार सलामत रहवे। गल्लां जग दियां केड़ियां डस्सां, ए लोग तां चेंदा ए चस्सां, जेड़ा प्यार च कीता है असां, इकरार सलामत रहवे, सोना यार सलामत रहवे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अमर मसूद साहब, अब जाहिर है कि एक ऐसी पोजीशन पे तो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, लेकिन जाहिर है कि हमें इससे आगे जाना है और हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी होंगे, हमें मुल्क को भी मजबूत बनाना है। क्या आप समझते हैं कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने इस वक्त कौन से हैं, मईशत को लेके, सियासत को लेके, और हमें इसे बेहतर करना है?
आपने तकरीबन सवाल का जवाब दे दिया। अब बुनियादी तौर पे बात यह है भाई कि अस्करी महाज पर हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन पाकिस्तान अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया से माशी मैदान में बहुत पीछे है। लेकिन जो कुछ हमने अस्करी मैदान पर अचीव किया उससे ये तवक्को ज़रूर बनती है, उससे ये उम्मीद ज़रूर पैदा होती है कि जब हम अस्करी मैदान पर इतनी बड़ी कुव्वत को, इंडिया के माइट को चैलेंज कर सकते हैं, उनको नीस्त तो नाबूद कर सकते हैं, तो जिस तरह सारी कौम में एक जज्बा आया, जिस तरह नौजवानों से लेके बुज़ुर्गों तक, औरतों बच्चों में सारों ने मिलकर पाकिस्तान को महफर बनाकर एक जज्बे के साथ हमने ये जंग जीती है, तो अब मईशत को भी जंग समझना चाहिए। अब हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मनसब से लागा नहीं खाती, हम दुनिया में एक बावकार कौम के तौर पर, एक अस्करी ताकत के तौर पर जाने माने और पहचाने जाते हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम $1 बिलियन के लिए IMF से मुल्तमस हैं। हमारी इकोनॉमी का साइज़ वो पाए बहुत कम हो चुका है, हमारा जो है मिनिमम वेज बहुत ही कम है, कोई इंसान उसमें गुजारा नहीं कर सकता। अभी कल परसों बजट भी है तो उस हवाले से भी तो हमें ये पता चल गया कि ये जो नौजवान टिकटॉक पे बैठे होते हैं या कीबोर्ड वॉरियर होते हैं, इनमें बड़ा पोटेंशियल है। आईटी का इतना बड़ा शोबा है, इन बच्चों को डायरेक्शन मिले, इन बच्चों को कोई रहनुमाई दी जाए तो ये बहुत बड़ा इनकलाब ला सकते हैं। तो इस मैदान में भी हमने इंडिया से पीछे ही नहीं रहना और पूरी दुनिया में अपना नाम बुलंद करना है, अपने परचम को सर बुलंद करना है। ये हमारा चैलेंज होना चाहिए हर शोबे का, हर फर्द का। बिल्कुल से। और शहनीला अरबाब इख्तियार जो हैं उनकी कमिटमेंट आपको नज़र आती है, जिन चैलेंजेस का जिक्र किया, ये जाहिर है हम सबको पता है कि हमारे सामने क्या क्या मसाइल पड़े हुए हैं। देखिए, मुझे तो पहली दफ़ा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है। हमारी अफवाज पाकिस्तान और जो हमारी हुकूमत है, ये आपस में एक पेज पे हैं और पहली दफ़ा इकट्ठे हैं कि हमने मुल्क की जो डूबती हुई मैशत थी, हमारे सामने ही है ना, जिस तरह के हालात थे, कहाँ पे महंगाई पहुंची हुई थी, हमारे फॉरेन रिजर्व्स की क्या पोजीशन थी, और अब देखें कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स कितने स्टेबल हैं, महंगाई जो है उसको कम हो चुकी है। IMF को कितना प्रोपेगेंडा इंडिया ने किया, लेकिन वहाँ वो हमारी पॉजिटिव हमारी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। और उसके बाद आज एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पाकिस्तान को कर्जा मिला। कर्जा को अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इस वक्त हमें ज़रूरत है अपनी मैशत को बेहतर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है। तो इसमें वज़ीर आज़म साहब का विजन नज़र आता है। देखिए, जिस दिन से वो आए हैं उनका एक ही बात थी कि हमें एड नहीं, हमें ट्रेड चाहिए। उसी ट्रेड के लिए वो हर मुल्क के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। फिर जो हमारे सिपा सलार है, फील्ड मार्शल है, वो भी जब बात करते हैं दहशत गर्दी के ऊपर, तो वो इस चैलेंज को निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब उन्होंने इंडिया को कहा कि आप इब्तिदा तो कर रहे हैं लेकिन इंतहा हम करेंगे, तो हमने करके दिखाया। और फिर वही इंडिया था जो अमेरिका के पास भागा गया सीज फायर के लिए। अब वो जब कह रहे हैं कि फितनतुल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान को हमने खत्म करना है, तो मुझे नजर आ रहा है कि वो खत्म करेंगे, क्योंकि देखिए मुल्क की सलामती जो होती है ना, वो भी मैशत के साथ लिंक होती है। आपके मुल्क के अंदर अगर सियासी तौर पे भी इंतशार नहीं होगा, अमन व अमान का मसला हल होगा, तो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमी की एक्टिविटीज होंगी। और वो सारा जो अभी अमार बात कर रहे थे कि इंडिया का हमने मुकाबला करना है, तभी करना है जब हम अपने मुल्क को दाखिली तौर पे मजबूत बनाएंगे। तो मुझे तो अबाब इख्तियार में बिल्कुल कमिटमेंट नजर आ रही है। जिस दिन से वो इख्तिदार में आए हैं, उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान को आगे 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 मजीद आगे, और उनको बिल्कुल वो समझते हैं कि मसाइल क्या हैं और इसको आगे कैसे हल की तरफ हमें जाना है, क्योंकि पूरी कौम ने उनको इसी बुनियाद पर मुंतखब किया है। वक्त भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शहनीला अमार साहिबा आपका, अमार मसूद साहब आपका, नाइला चौहान साहिबा और राशिदा माहीन मलिक साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौम को मायूस बिल्कुल भी नहीं होना, पुरुमीद रहना है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल तैयार है, पाकिस्तान की फोर्सेस तैयार हैं, हर महाज पर तैयार हैं, दुश्मन को डबल जवाब देने के लिए तैयार हैं। जाते जाते आप सबको एक दफ़ा फिर से दोबारा ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी। मुझे और जावेद इकबाल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।